हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे सेल डिवीज़न विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 11th एंड नीट एग्ज़ाम। ये क्लास 9th में भी एक सेल बायोलॉजी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में शॉर्ट पार्ट दे रखा है कि व्हाट इज सेल डिवीज़न एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेल डिवीज़न इन आवर लाइफ। सो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जिन्होंने भी अभी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि जब एक बार आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो में अपडेट होगा वो यूट्यूब पे जो भी हमारी वीडियो डाली जाएंगी वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुँच जाएंगी। जो भी आपको इन्फॉर्मेशंस जिस भी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए हो वो इन्फॉर्मेशन सारी आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होता है कि आपको कुछ नहीं करना होता, जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे आप तुरंत आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आज कौन सा टॉपिक डाला है। अगर वो हमारे काम का टॉपिक है तो दैन यू कैन वॉच द वीडियो। और प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे हमारे सारे दे रखे हैं कि एसएसटी का है, मैथ का है, साइंस का है या लॉ की क्लासेस है, तो वो सारा का सारा हमारा प्लेलिस्ट में वीडियोस दी गई हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सेल डिवीज़न की बात करते हैं। सेल, सो पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज सेल। व्हाट इज सेल? सो सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। डिवीजन, जब हम डिवाइड कर रहे हैं यानी जब हम सेल को डिवाइड करेंगे, जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, वो डिवाइड होने के बाद क्या डिवाइड होके करेंगी, कितनी सेल्स बनेंगी और उनका क्या रोल होगा। सेल डिवीजन is the process by which a parent cell divides into two daughter or more daughter cells। यानी एक सेल से कई सारी सेल्स का बन जाना, डिवाइड होके कई सारी सेल्स बन जाना ही क्या कहलाता है? सेल डिवीजन। एक सेल है, ये सेल डिवाइड होके टू या टू से ज़्यादा सेल्स में बन जाए, यानी ये वाली सेल होगी हमारी, इसको हम कहेंगे पेरेंट सेल एंड ये जो सेल होगी इसको हम बोलेंगे डॉटर सेल। सिंपल। जब सेल डिवाइड होगी तो सेल डिवीजन यूजुअली सेल साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। सेल डिवीजन हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में हेल्प करता है। स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन सेल डिवीजन के दौरान ही होता है। और जब स्पर्म एंड ओवा बनेंगे, फ्यूज होंगे, तो जो जाइगोट वाली कंडीशन होती है वो सारी सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। और जाइगोट फिर फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर जाता है, वहाँ पे जाके इम्प्लांट होता है, उसके बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस के दौरान ये पूरा का पूरा सेल डिवीजन का प्रोसेस है। तो रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में और रिपेयरिंग ऑफ द डैमेज्ड एंड टिश्यू, जो टिश्यू एंड डैमेज्ड डेड सेल्स हैं उनको रिपेयर करने का काम भी ये सेल डिवीज़न करते हैं। सेल डिवीज़न जो है पेरेंट सेल होती है जो डिवाइड होके टू डॉटर सेल्स में बन जाती हैं, और इस प्रोसेस को रिपीट करने की प्रोसेस को ही हम सेल साइकिल कहते हैं। कई बार ये प्रोसेस रिपीट होती है तो इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सेल डिवाइड क्यों होती है, क्या हमें रिक्वायरमेंट पड़ी, क्यों हमें रिक्वायरमेंट पड़ी सेल को डिवाइड करने के लिए। तो सेल डिवाइड करने के बेनिफिट ये हैं, मैंने अभी अभी बताया, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सेल का डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी बॉडी के जितने भी डैमेज्ड पार्ट हैं, जितने भी डेड पार्ट हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको क्या करना है, उनको रिपेयर करने के काम ये सेल डिवीजन ही करता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो तीसरा पॉइंट है रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स स्पर्म एंड ओवा का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो भी हमारा किसकी वजह से हो रहा है? सेल डिवीजन की वजह से हो रहा है।
तो अब आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गया कि हमें सेल डिवीजन क्यों पढ़ना है, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम अपनी भी बात करते हैं और प्लांट की भी बात करते हैं। प्लांट में भी सेल डिवीजन होता है और एनिमल में भी सेल डिवीजन होता है। एनिमल में ह्यूमन बीइंग और अनदर टाइप के एनिमल्स। तो क्लियर इतनी बात? तो हमें ये क्वेश्चन समझ आ गया कि हमें पढ़ना क्यों है। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि हमें ये टॉपिक क्यों पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। सो सेल डिवीजन हायर ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज मियोसिस। सो माइटोसिस में क्या होता है, यहाँ पे सेल जो भी बॉडी के सेल जितनी भी हैं, आईज है, स्किन है, हेयर है, मसल सेल्स क्या हैं, ये डिप्लॉयड हो जाएंगी। यानी माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जहाँ पे सेल्स जो होंगी डबल हो जाती हैं। तो यहाँ पे दैट मीन्स कोई भी सेल है उसकी आइडेंटिकल कॉपी बन जाना। उसकी क्या बन जाना? आइडेंटिकल कॉपी। Am I audible? So माइटोसिस प्रोसेस में क्या है, एग्जैक्टली सेल की कॉपी बन जाने को ही हम क्या कहते हैं, माइटोसिस, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द सेल। सो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, हमारी बॉडी की सेल्स, आईज, स्किन, हेयर एंड मसल सेल्स। जितनी भी मसल सेल्स हैं इनमें से सेल डिवीजन किस टाइप का होगा, इनमें सेल डिवीजन होगा माइटोसिस। मियोसिस जब हमारे जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और हमारे जर्म सेल्स कौन कौन से हैं, स्पर्म एंड एग सेल्स। स्पर्म प्रेजेंट इन मेल एंड एग प्रेजेंट इन फीमेल। ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड नेचर की सेल्स होती हैं, जबकि माइटोसिस जो होती है वो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, जिसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होती हैं हमारी हैप्लॉइड सेल्स, इनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। हैप्लॉइड का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर सिंगल होता है, जबकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स डिप्लॉइड नेचर के होते हैं। दो क्रोमोसोम्स की आर्म्स जब सेंट्रोमियर से अटैच हो जाती हैं, जब पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड बन जाता है, तो हम उसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स या सिस्टर क्रोमैटिड, और वो कैसा होता है, डिप्लॉइड इन नेचर। अगर क्रोमोसोम्स ये सिंगल नेचर में है तो ये कहलाएगा डिप्लॉइड, और अगर ये इस फॉर्म में है तो ये कहलाएगा डिप्लॉइड। आज वी विल डिस्कस लेटर, हम डायग्राम से समझेंगे इसको। तो सेल डिवीजन में स्पर्म एंड एग सेल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं हैप्लॉइड सेक्स क्रोमोसोम्स के, इंस्टेड ऑफ आइडेंटिकल डॉटर सेल्स एज इन माइटोसिस। माइटोसिस में डबल यानी एज इट इज उसकी रेप्लिका बन रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड नेचर के होंगे, जबकि वहाँ हम बात करते हैं सेल साइकिल की। सेल साइकिल के दौरान क्या क्या प्रोसेस होती है, सेल की ग्रोथ होगी, डीएनए की कॉपी बनेंगी, रेप्लिकेशंस होंगे, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा जिससे डॉटर सेल्स बनेंगी, आइडेंटिकल कॉपी बनेगी पेरेंट सेल की। जैसे बिल्कुल क्लोन होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल सेल की एग्जैक्ट कॉपी बन जाना, ये क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन के दौरान क्या क्या होगा, सेल की ग्रोथ होगी, सेल साइकिल के दौरान डीएनए की कॉपी बनेगी और माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। तो जो माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन होगा और सेल की ग्रोथ होगी। सो प्राइमरी फेजेस सेल साइकिल की दो फेजेस होती है, एक तो होती है इंटरफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये होती है मेन फेज। इंटरफेज जो होती है उसमें आते हैं आपकी, यू कैन सी द पिक्चर्स हियर, सेल साइकिल में यहाँ पे ये है, इंटरफेज में होती है G1, S, G2, देन M फेज।
एम फेज से स्टार्ट हो जाती है माइटोसिस फेज। इंटरफेज प्रोसेस होती है, रेस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको, एक रेस्टिंग स्टेज होती है जहाँ पे क्या होता है, डीएनए की जो है सिंथेसिस नहीं होती है जी गैप 1 में और गैप 2 में। G1 गैप 1 शो करता है पीरियड और G2 गैप 2 शो करता है। एस सिंथेसिस, यहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस होगी। जी फेज में प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस होती है लेकिन डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती है। इंटरफेज वो फेज है, रेस्टिंग फेज है, जहाँ पे सेल डिवीजन तो होगा बिटवीन, लेकिन क्या होगा, वेरी ये एक्टिव प्रोसेस है, यहाँ पे क्या होंगी, कुछ प्रोसेसिंग जो होगी वो एक्टिव हो जाएंगी। ये कुछ पीरियड है जहाँ पे क्रोमैटिन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, न्यूक्लियस दिखाई देगा और यहाँ पे धीरे धीरे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। माइटोसिस फेज में है, इस फेज में तो इंटरफेज समझ में आ गया। इंटरफेज में आते हैं आपके G1 S G2 फेज। G1 स्टार्टिंग फेज है, S मिडिल फेज है और G2 एंड फेज। इंटरफेज जो है रेस्टिंग फेज है। जैसे कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले जाऊँ तो दैट मीन्स जीरो, यानी G0 फेज है, अरेस्ट फेज है, रेस्टिंग फेज है। यहाँ पे ना तो सेल डिवाइड होगी और ना ही यहाँ पे सेल डिवीजन के लिए तैयार करेगी। गैप 1 एक ऐसा पीरियड है, गैप पीरियड, जहाँ पे डीएनए की कोई सिंथेसिस नहीं होगी लेकिन आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो G1 फेज में मेटाबॉलिकली यानी इनएक्टिव प्रोसेस होती है। G0 फेज रेस्टिंग फेज, जिसको हम बोलते हैं क्विसेंट फेज बोलते हैं, ये एक इनएक्टिव स्टेज है, यहाँ पे कोई भी सेल डिवीजन का स्टार्टिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो G1 फेज में आएगा वहाँ पे मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव हो जाएगी और सेल कंटिन्यूसली ग्रो करेगी। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, केवल प्रोटीन और आरएनए सिंथेसाइज होगा। एस फेज सिंथेसिस फेज है, यहाँ पे क्या होगा, डीएनए की कॉपी बनेगी और डीएनए सिंथेसाइज होगा। G2 फेज गैप 2 फेज है, यहाँ पे भी डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी लेकिन प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस होगी। तो ये इंटरफेज है, यानी दैट मीन्स इंटरफेज जो है सबसे लॉन्गेस्ट फेज है और यहाँ पे आपके G1S G2M इस तरीके से प्रोसेसिंग होती है। इंटरफेज देन मेटाफेज। इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज है, यहाँ पे क्या होगा, क्रोमैटिन जो है प्रिपेयर किया जा रहा है, यानी क्रोमोसोम्स के ऊपर जो डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन तैयार की जा रही है, स्टोन प्रोटीन, और डीएनए की सिंथेसिस हो रही है यहाँ पे इस दौरान दैट मीन्स सेल के अंदर जो है सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो न्यूक्लियस है उसको क्या करा जा रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स को डेवलप किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है सेल को डिवाइड होने के लिए। एम फेज में जाके सेल डिवाइड होगी। तो ये G1S G2M ये सीक्वेंस दे रखा है। एक्चुअली ये नॉन डिवाइडिंग स्टेट होती है, यहाँ पे केवल सेल की ग्रो हो जाएगा, साइज में बढ़ जाएगा, डीएनए की कॉपी हो जाएगी, डीएनए के ऊपर जो प्रोटीन होती है स्टोन प्रोटीन, वो प्रोटीन जो है सिंथेसाइज होगी और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। फिर वो जाके माइटोसिस में जो ट्यूबुलिन और डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो भी सिंथेसाइज होंगी। सो यू कैन सी हियर एक्चुअली फेज होती है वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स, उसका नाम क्या है, इंटरफेज। तो नीट में कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तो पूछ लेगा डायरेक्ट नीट में सीक्वेंस क्या है, तो आपको सीक्वेंस बताना है G0S G1S G2। G0 फेज में क्या है, ये ऐसी फेज है, यहाँ पे रेस्टिंग फेज है, यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, यानी वो एक शॉर्ट प्लानिंग में है कि क्या करना है आगे, इनएक्टिव स्टेज है। जैसे ही वो G1 फेज में आएगा, गैप 1 में आएगा, डीएनए सिंथेसाइज नहीं होगा, प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। G2 फेज में आते ही गैप 2, फिर आएगा S फेज सेंटर में बीच में, इसमें डीएनए की कॉपी बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर G2 फेज में फिर प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे डीएनए ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट होंगे, इससे सेल की ग्रोथ बढ़ जाएगी, सेल का साइज बढ़ जाएगा, यानी माइटोटिक, देखो माइटोसिस और मियोसिस दो सेल डिवीजन है, और यहाँ पे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल हो गया, मान लो ट्रिपल हो गया, फिर मल्टीपल टाइम हो गया। दैट मीन्स सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो एटीपी को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, एटीपी को इकट्ठा कर रहे हैं। वो कौन करेगा एटीपी सिंथेसाइज, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऑर्गेनेल्स क्या होंगे, रेप्लिकेट होंगे, डिवाइड होंगे, यानी कई सारी कॉपी बनेंगी। माइटोसिस सेल डिवीजन
माइटोसिस सेल डिवीजन सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स यानी आपके आईज, हेयर, स्किन्स, मसल सेल्स, हिपेटोसाइट सेल्स, जितनी भी सेल्स, लिवर सेल्स हैं, ये सब सोमैटिक सेल्स हैं। इन यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हम प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर सेल डिवीजन होता है। वो सेल डिवीजन कैसा होता है? सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होता है और जर्म सेल्स में मियोसिस होता है। तो इस प्रोसेस के दौरान एक सिंगल सेल्स जो है पेरेंट सेल डॉटर सेल्स में, जिसकी आइडेंटिकल कॉपी होगी, और डॉटर सेल्स के अंदर सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। पेरेंट सेल से वो रिजेंबल करेगा क्योंकि उनके क्रोमोसोम्स एज इट इज डॉटर सेल्स में जाएंगे। तो यू कैन सी द इमेज हियर। डीएनए रेप्लिकेशन यानी सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये जो क्रोमोसोम्स है यहाँ यू कैन सी है, यहाँ पे डीएनए की कॉपी बन रही है, यानी डीएनए डबल हो गया, क्रोमोसोम्स के नंबर डबल हो गए, यहाँ पे क्रोमोसोम्स पेयरिंग में आ गए, यानी ये हो गई। ये सिंगल क्या था? सिस्टर क्रोमैटिड था, और ये क्रोमैटिड पेयर फॉर्म में हो गए, तो इन्हीं को हम बोल देते हैं क्रोमोसोम्स। जब कोई भी क्रोमैटिड की सेम पेयरिंग हो जाती है तो हम बोलते हैं पेयर, सिस्टर क्रोमैटिड या क्रोमोसोम्स। अब ये माइटोसिस फेज में क्रोमोसोम्स मेटाफेज में इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले जाएंगे, और ये स्पैंडल फाइबर से ये अटैच हो जाएंगे। किससे अटैच हो जाएंगे? स्पिंडल फाइबर। और एनाफेज में ये पोल्स पे चले जाते हैं खिंच के, और उसके बाद धीरे धीरे न्यूक्लियस जो रिपेयर हो जाने लगता है टीलोफेज स्टेज में, और जिससे दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सो यू कैन सी द इमेज। जैसे ही वो माइटोसिस फेज में एंटर करता है तो यहाँ पे क्या हुआ? क्रोमोसोम्स की जो पेयरिंग है, ये 3 स्टेज होती है, यानी ये वाली जो स्टेज है डीएनए की कॉपी बन रही है, ये वाली स्टेज हो गई आपकी इंटरफेज वाली स्टेज हो गई, यहाँ तक डीएनए की कॉपी बन गई। अब धीरे धीरे प्रोफेज आएगा। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में यहाँ पे क्रोमोसोम्स विजुलाइज होने लगते हैं और न्यूक्लियर डिसअपियर होने लगता है। और फिर उसके बाद मेटाफेज में, ये आपकी मेटाफेज है, मेटाफेज में यहाँ पे क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल पे लटक जाते हैं, स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं इक्वेटोरियल पे, और फिर खिंच के स्पिंडल फाइबर जब खींचते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाती हैं, ये एनाफेज में पोल्स पे चले जाते हैं। फिर टीलोफेज में क्या होता है? धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो प्रोफेज का रिवर्स प्रोसेस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होने लगती है और धीरे धीरे सेल्स डिवाइड होने लगते हैं। एनिमल में जब सेल डिवाइड होती है उसको सेल फरो बोलते हैं, और प्लांट में जब सेल डिवाइड होती है तो उसको हम बोलते हैं सेल प्लेट, और सेल प्लेट ही आगे सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करती है। सेल वॉल का फॉर्मेशन भी सेल प्लेट के दौरान ही होता है। सेल प्लेट बनने के बाद सेल वॉल बनती है प्लांट में। तो यहाँ पे 4 स्टेज दी गई है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, प्रोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सो यू कैन सी द हियर 4 फेजेस हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? G0 फेज आई, यानी अरेस्ट फेज आई। यहाँ पे क्या है? इनएक्टिव फेज है। यहाँ पे यू कैन सी देयर कोई सेल डिवीजन नहीं होगा यहाँ पे इस दौरान। यू कैन सी दिस साइकिल हियर। तो यहाँ पे ये G0 स्टेज है, यहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं होगा। इसके बाद 2 स्टेप प्रोसेस होगी, एक होगा साइटोकाइनेसिस और एक होगा कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, और कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला फेज जो आता है ये साइटोकाइनेसिस वाला है, और दूसरा जो है ये आपका फेज आ गया इंटरफेज। इंटरफेज में यहाँ पे साइकिल जैसे स्टार्ट होती है, G1 फेज, G2 फेज, S फेज और G2 फेज आ जाएगा। तो G1 फेज में क्या है? यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, प्रोटीन और आरएनए बनेगा। फिर उसके बाद एस फेज में डीएनए की कॉपी हो जाएगी। डीएनए जो क्रोमोसोम क्रोमैटिन है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, वो जो है डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। इस तरीके से डीएनए की सिंथेसिस होगी। प्रोटीन का फॉर्मेशन ऑलरेडी G1 और G2 फेज में हो जाएगा, आरएनए की सिंथेसिस हो जाएगी। और यहाँ पे फिर इसके बाद G2 फेज आएगा, एस फेज के बाद यहाँ G2 फेज आएगा, और यहाँ प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस होगी। उसके बाद प्रोफेज आ जाएगा। प्रोफेज ऐसा फेज है जहाँ पे प्रोफेज में भी अर्ली और लेट प्रोफेज में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, एस्ट्रल रेज बन जाएंगी, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा जो स्पिंडल बनाने में हेल्प करती हैं।
और उस स्पिंडल फाइबर्स पे क्रोमोसोम्स लटकने स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। फिर लेट प्रोफेज में कंप्लीटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन जो है क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है फिर उसके बाद मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे लटक जाएंगे। फिर इसके बाद एनाफेज स्टेज में खिंचाव होगा स्पिंडल फाइबर में और ये पोल्स पर क्रोमोसोम्स लटक जाएंगे। उसके बाद टेलोफेज में धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होने लगेगी और ये जो क्रोमोसोम्स पेयरिंग में थे ये भी डिवाइड हो जाएंगे और इस तरीके से एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी सेल्स की, 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी टेलोफेज में। टेलोफेज रिवर्स फेज होता है, प्रोफेज का रिवर्स फेज है। यहाँ पे वापस से क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होने लगेगी। तो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के दौरान 4 स्टेज आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको सीक्वेंस बताना है, आपको बताना है डीएनए की सिंथेसिस किस में होती है, एस फेज में होती है, G2 फेज में क्या होता है, G1 फेज में क्या होता है, इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज होती है। इसके बाद माइटोसिस प्रोसेस का पूरा पार्ट, किस में क्रोमोसोम्स अपीयर होंगे, किस में सेल डिवीजन होगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो प्रोफेज में 3 इवेंट्स आते हैं। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स जो है कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, दैट मीन्स इंटरफेज में जो क्रोमैटिन दिखाई दे रहा था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे प्रोटीन और डीएनए की सिंथेसिस हो रही थी, तो वहां पे जाके क्या होगा, यहाँ पे जो क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स जब हम एक धागे को देखते हैं तो वो धागा हमें इस तरीके से विजुलाइज होता है, ये इस तरीके से धागा, ये धागा जब बहुत डार्क स्टेज में हो जाए दैट मीन्स ये धागा जो है हमारा फिर कंडेंस फॉर्म में हो गया इस तरीके से, तो ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। तो माइक्रोट्यूबल्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे और क्रोमोसोम्स जो होंगे कैप्चर्ड हो जाएंगे बाय स्पिंडल, स्पिंडल पे जाके क्रोमोसोम्स अटैच हो जाएंगे। सो यू कैन सी हियर ये जो एस्टर रेज है, एस्टर रेज यू कैन सी, यू कैन विजुलाइज हियर, डार्क ले लेते हैं इसको, यहाँ पे आप देख रहे हैं और इस तरीके से ये क्या बन गई, ये स्पिंडल फाइबर्स बन गए और यहाँ पे इनके ऊपर क्या होंगे, ये क्रोमोसोम जो है ये उनका गुच्छा जैसा जो स्ट्रक्चर है ये इस पे जाके अटैच हो जाएगा। तो 3 प्रोसेस आपको याद रखनी है। सिंपल, सबसे पहले सीक्वेंस सेल साइकिल का G1S G2M याद रखना है। फिर एम फेज में क्या से आते हैं आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो हम मैट्रिटिक सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं अभी। प्रोफेज में हमारा काम क्या है, क्रोमोसोम्स कंडेंस, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा और उस स्पिंडल फाइबर्स पे क्रोमोसोम जाके अटैच हो जाएंगे। तो हमें 2 ही पॉइंट याद रखने हैं, CS यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो CS हो रहा है क्रोमोसोम्स कंडेंस हो रहे हैं, दूसरा स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो रहे हैं। दूसरा हमें पॉइंट याद रखना है प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा और क्रोमोसोम जो होंगे वो कंडेंस फॉर्म में आ जाएंगे। इतना पॉइंट आपको याद रखना है प्रोफेज में। So you can see the main events of the prophase। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, इस फेज में यहाँ पे क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो विजुलाइज हो रहा है। ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है यहाँ पे और इस तरीके से जो क्रोमैटिन थ्रेड लाइक है वो कंडेंस फॉर्म में आ गया। कंडेंस फॉर्म में आने के बाद यहाँ पे जो सेंट्रियोल है वो सेंट्रियोल जो है माइक्रोट्यूबल्स बन रही है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है जिससे यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे और ये जो है पोल्स पे चले जाएंगे और अरेस्ट कर लेंगे न्यूक्लियस को और ये पोल्स पे आ गए सेंट्रोसोम सेंट्रियोल और पोल्स पे आने के बाद इन्होंने स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कर लिया और स्पिंडल फाइबर से क्या अटैच होने लगेंगे, इन स्पिंडल फाइबर से अटैच होने लगेंगे ये क्रोमोसोम्स। जो थ्रेड लाइक क्रोमैटिन थे वो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड हो गए, यानी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था ये फिर ऐसे बन गया सिस्टर क्रोमैटिन में, फिर इनकी हो जाएगी पेयरिंग, पेयरिंग होके कन्वर्ट हो गया क्रोमोसोम्स में। मेटाफेज की हम बात करते हैं, प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज।
मेटाफेज फेज में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, और यहाँ पे सेल की शेप, साइज सब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम्स अलाइन करेंगे इक्वेटर पे सेल के, और क्या होगा, किनेटोकोर विद वन किनेटोकोर फेसिंग ईच पोल। तो यहाँ पे आपको ये सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, और ये क्रोमोसोम्स, और ये क्या है, किनेटोकोर। तो इस तरीके से ये जो अटैच है, डायग्राम देख सकते हो, एस्ट्रोडेज है, ये सेंट्रोल है, ये स्पिंडल फाइबर्स है, और इनसे जुड़ गए क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्रोमोसोम्स। क्लियर द कॉन्सेप्ट। किनेटोकोर नॉट इन पिक्चर इन दिस इलस्ट्रेशन, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, केवल ये क्रोमोसोम्स है जो सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। एनाफेज की हम बात करते हैं। एनाफेज में क्या होगा, इसमें सिस्टर क्रोमैटिड जो है, फिर जो क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमैटिड बने थे वो सेपरेट होने लगेंगे, यानी खिंच जाएंगे, वो पोल पे, ये पोल पे जाने लगेंगे, और स्पिंडल फाइबर से इस तरीके से सिंगल सिंगल बन जाएंगे। ये स्प्लिट होके इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स तो यहाँ पे इस तरीके से ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, ये सिंगल सिंगल हो गए खिंच के, यानी ये इस तरीके से थे, आधा पार्ट ऊपर वाले ने ले लिया ऐसे, और आधा पार्ट नीचे वाले, इस तरीके से खिंच के ये पोल्स पे चले गए, यानी हमारे 4 पेयरिंग थी और 4 डिवाइड हो गए। तो एनाफेज में क्या होगा, क्रोमैटिड्स होंगे सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, सिस्टर क्रोमैटिड को ही कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, यही हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं इनको। ये डिवाइड हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर फिर अटैच हो रहे हैं, और वो खींच रहे हैं किनेटोकोर की हेल्प से क्रोमोसोम्स को, और अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे एक दूसरे के। फिर सेल अपीयर होगी ऑलमोस्ट ओवल इन शेप, सेल ओवल शेप की नजर आएगी, और यहाँ पे इट स्टार्ट्स बिकमिंग लॉन्गर, बड़ी दिखाई देगी सेल्स। सो नोट डाउन कर लो, और जब भी मेरे वीडियो देखा करें तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करें, आपको सारी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। इवन आप 11th और 12th में क्लास ले रहे हैं या 9th-10th में देख रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, जिसमें भी जनरल साइंस आती है उसमें ये सेल डिवीजन का पार्ट जरूर आता है। सीक्वेंस पूछे जाते हैं, प्रोटीन के नाम पूछे जाते हैं, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, ये सब पूछा जाता है, जनरल कॉन्सेप्ट है। और नीट में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। सेल बायोलॉजी से 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 1 question from biomolecule, 1 from enzyme, and 2 from cell organelles, and 1 from सेल साइकिल। तो इस तरीके से 5 to 6 क्वेश्चंस का ये पूरा वेटेज होता है सेल बायोलॉजी का। सो नीट में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 11th में ये लॉन्ग क्वेश्चंस आता ही आता है कि सेल डिवाइड को एक्सप्लेन कर दो, सेल डिवीजन को विद डायग्राम। तो अच्छे से डायग्राम देख लो, आपने अगर डायग्राम को तैयार कर लिया तो आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। अगर मेरी वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो एक बार से पॉज करो, बैक करो, फिर दोबारा से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट स्टेज है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, ये फेज में क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स बिटवीन जो पोल्स में है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगेंगे, धीरे धीरे हटने लगेंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर हुई थी प्रोफेज में वो यहाँ पे अपीयर होने लगेगी, न्यूक्लियर एनवेलप बनने लगेगा अराउंड द ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स एट द पोल्स पे जाके क्रोमोसोम्स को अरेस्ट कर लेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगेगी, और क्रोमोसोम्स रिवर्ट टू देयर एक्सटेंडेड, फिर उसके बाद क्रोमोसोम्स खिंचने लगेंगे, और वो साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर के फॉर्म में विजुलाइज होने लगेंगे, यानी फिर से वो क्रोमैटिन फॉर्म में आ जाएंगे, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म में कॉन्स्ट्रक्शन दिखाई देगा, और इस तरीके से सेल डिवाइड होने लगेगी। साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होती है डॉटर न्यूक्लियस से इनटू सेपरेट सेल्स, और इस तरीके से सेल डिवाइड हो जाएगी। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोप के अंदर विजुलाइज करके हम देख सकते हैं, और ये है डायग्राम। इस तरीके से टीलोफेज में इसके बाद सेल डिवाइड हो जाएंगी और 2 आइडेंटिकल कॉपी बन जाएंगी पेरेंट सेल की। साइटोकाइनेसिस, एनिमल सेल में सेल डिवाइड हो गई, एनिमल सेल में सेल फरो का फॉर्मेशन होता है जिससे सेल डिवाइड हो जाती है, और इस तरीके से स्प्लिट होकर सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना लेंगी। तो ये सबसे लास्ट फेज होती है साइटोकाइनेसिस नॉर्मल सेल साइकिल की। इस फेज में क्या होता है, सेल डिवाइड होती है, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन जो है
पिंच करती है और उसके बाद मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है और फिर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से डीएनए आइडेंटिकल कॉपी मिलती है। यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है प्लांट के केस में, और यहाँ पे इन प्लांट सेल प्लेट फॉर्म होती है मिडिल ऑफ द सेल, और ये सेल प्लेट जो होती है वो सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है और सेल ब्रेक हो जाती है, उसके बाद सेल प्लेट फॉर्म होती है और डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सेम सी चीजें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडक्शन सेल डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। इस वीडियो को हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।